देखिए चैप्टर हम लोग का बैंकिंग। अभी तक हम लोग फैक्ट्री के बारे में देख रहे थे, फैक्ट्री बिजनेस करता है क्या। हम लोग अभी तक बहुत सारे इसको देखें कि बहुत कुछ बिजनेस हो रहा है, लेकिन आज देखेंगे कि बैंकिंग कंपनीज कैसे बिजनेस करती है। इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि बैंक किसको बोलते हैं। सबसे पुराना बैंक कौन था सबसे पुराना बैंक? SBI पता है। इंपीरियल बैंक जो था ना, उसका नाम चेंज किया गया 1955 में, और इंपीरियल बैंक का नाम को चेंज करके रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे नहीं कहिए किसी को कि सबसे पहला बैंक स्टेट बैंक, नहीं तो कहेगा कि सारे कहाँ से देखेंगे। तो क्या बताया था, सबसे फर्स्ट बैंक कौन था? कौन सा? इंपीरियल बैंक का इतिहास हिस्ट्री कैसे था स्टार्टिंग में एकदम? सर उतना डीपली चूंकि पूछता नहीं है, तो हम लोग भी 20 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल से आता है तो ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे करते हैं। उतना पूछेगा भी नहीं कि शायद हिंदुस्तान बैंक जो है वो शायद सबसे पुराना बैंक है इंडिया में, उसका नाम बहुत बार चेंज हुआ है। तो देखिए बैंक का जो मेनली काम क्या होता है, हम देखते हैं कि बैंक का काम होता है डिपॉजिट लेना और डिपॉजिट देना। वो हमसे क्या करता है, पब्लिक से क्या करता है कि जो उसका सरप्लस पैसा है बैंक उस हमसे ले लेता है, और मेरा ही पैसा वो आम पब्लिक को देता है एज ए इंटरेस्ट के रूप में। वो लोन देता है, बदले में उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो पहले बैंक का काम केवल इतना था, लेकिन अब जो मॉडर्न बैंक सब आ रहा है उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बैंक क्या करता है कि मेरा पूरा अकाउंट मेंटेन करता है, बैंक मेरे बदले में किसी को पेमेंट करता है, बैंक आपको बोलता है कि चेक से आप पेमेंट कर लीजिए। जो मॉडर्न बैंक क्या किया कि आपको फैसिलिटी दे दिया कि सर आप अपने मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। पहले हम लोग पैसा लेके बैंक में जाते थे, अकाउंट में डाले या जिसके अकाउंट में डलवाना होता था उसका अकाउंट नंबर देते थे, तब बैंक वाला क्या करता है उसके अकाउंट में डाल देता था। अब क्या है कि फोन पे है, गूगल पे है, नेफ्ट है, आपके पास ट्रांजेक्शन करने का जो है बहुत सारा आपके पास एप्स आ गए। ये भी नहीं है तो आप यहाँ से दिल्ली चले गए, मास्टर कार्ड लेके चले गए, एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं डेबिट कार्ड से क्या किए कि उसका एटीएम लगा रहता है, एटीएम से पैसा निकालिए। जरूरी नहीं है कि अगर हम बिहार में हैं तो बिहार के ही किसी एटीएम से निकालें। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं जाते हैं तो हमको पैसा का टेंशन नहीं होता है। जरूरत के हिसाब से हम 200-500 रुपया रख लेते हैं। जैसे जब हम पटना उतना जाते हैं तो क्या 500-1000 रुपये 2000 रुपये रख लीजिए। अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई हमसे कोशिश भी करे पैसा छीनने का, तो हम हैंड्स अप इस तरह कर देंगे, बोले भाई जितना पैसा निकालो। कई बार तो ऐसा होता है कि 150 रुपया भाड़ा है ना, 120 से 170 रुपया सही रहता है, तो बेचारा निकालेगा भी ना, देखेगा कि 2 पेन मिलेगा, 170-270 रुपया उसको मिलेगा, तो फिर ईमानदारी से डाल देगा कि बेचारे अपने गरीब फैमिली का क्या छीने जो है। तो बैंक का काम अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो मेनली हम उसका काम देख रहे हैं कि पैसा लेता है और पैसा देता है। बैंक में हम आपको डिपॉजिट बताए थे, 4 टाइप्स का बताए थे। सबसे पहला फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, उसके बाद सेविंग, उसके बाद करेंट, उसके बाद एक रेकरिंग के बारे में बताया था कि रेकरिंग क्या होता है, एक इंस्टॉलमेंट के रूप में हमसे सेम इंस्टॉलमेंट में बैंक जो है 2 साल तक पैसा लेता है, इस तरह। तो हम लोग बैंक का यह काम देखे थे। फिर ये भी बताया था कि बैंक जो होता है क्योंकि वो उसका बिजनेस है और यह एक एक्ट के अंदर बनता है, जिसका एक्ट का क्या बताया, कितना बताए थे हम? पार्टनरशिप एक्ट था 1932, कंपनीज एक्ट प्रीवियस था 1956, करेंट था 2013। उसी तरह बैंकिंग कंपनीज का एक्ट है बाबू 1949। 47 देश इंडिपेंडेंट हुआ था, वो 47 नहीं, 1949 बैंकिंग है। बैंक जब अपना काम करता है ना, तो बैंक भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग करता है। तो बैंक को भी सरकार को खास कर, चूंकि बैंक आरबीआई के अंदर में वर्क करती है, आरबीआई के प्रोविजंस को फॉलो करती है। आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है। इसका मतलब बैंक को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को यह बताना होता है कि हम साल में कितना पैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो जितना प्रॉफिट आप कमाइएगा ना, उसके ऊपर बैंक को भी टैक्स देना पड़ता है। इसलिए बैंक 2 अकाउंट मेंटेन करती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा बैलेंस, पीएल अकाउंट और बैलेंस। लेकिन बैंक क्या किया ना कि हम लोग की तरह, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाए या पीएल अकाउंट बनाए, तो पूरे एक्सपेंस को ट्रेडिंग में डाल दिए, पूरे एक्सपेंस को पीएल में डाल दिए, नेट प्रॉफिट निकल गया। लेकिन बैंक क्या करता है ना, बहुत अच्छे से शेड्यूल में हम लोग, जैसे मिडिल क्लास क्या होता है ना, मिडिल क्लास भारत में लगभग 80% लोग मिडिल क्लास है, 80% लोग मिडिल क्लास है। हम लोगों के पास 2 या 3 कमरे का मकान होता है। क्या हो सकता है आप लोगों के पास पूरा अपार्टमेंट हो, लेकिन 2 या 3 कमरा जनरली हर भारतीय के पास रहता है।
अब वही 2 कमरा में बेचारा क्या करेगा जो है, हम भी सोएंगे, पिताजी भी सोएगी, माताजी भी, बहन भी सोएगी, अगर गलती से कोई गेस्ट आ गया जो है तो वो भी गेस्ट सब क्या होगा, उसी में एडजस्ट करते हैं। यहाँ तो छोड़ दीजिए, मुंबई में जब जाइएगा ना तो उसका देखिएगा, मुंबई में छज्जी दिखता है, रात में अगर सोना है तो इस तरह बनाया जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, इतना छोटा ये वाला जो है ना, इसमें 4 कमरा मान लीजिए, और एक कमरा के अंदर में 20-20 आदमी को जाया रहता है, 20 आदमी। हम लोग जब जाएंगे ना तो दम घुटेगा। दिल्ली में हम एक जगह गए, घर में घुसे, घर खत्म हो गया, अब रूम खत्म, हम लोग कहे कि बड़ा बड़ा था रूम देखने का आदत, अब वहां पर तो बोला कि देखिए ये 2 BH का है, बोले भाई थोड़ा 2 BH जो है ना हमारे यहाँ का 1 BH में मतलब एगो जो कमरा है ना उसमें समा जाएगा, कैसे तो लोग रहता है यहाँ दम घुटेगा। लेकिन 2-3 दिन जब रहे तब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो सेविंग भी देख लिए, करेंट भी देख लिए, सब कुछ देख लिए। बैंक 2 अकाउंट भी मेंटेन करता है, PL अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन बैंक ने जो अपना लायबिलिटी, अपना एसेट्स, अपना एक्सपेंस को मेंटेन किया, उसके लिए वो कुछ प्रोविजंस बना दिया शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 16 तक, 1 से लेकर 16 तक। बैंक कहा कि हम अगर कैपिटल लगाते हैं, क्योंकि बैंक अगर स्टार्ट भी करना हो तो कैपिटल तो लगाना पड़ेगा, उसके लिए बोला है कि हम ऐसे ही सबको मर्ज नहीं करेंगे एक साथ बैलेंस शीट भी नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे ना, जो शेड्यूल 1 के अंदर में कैपिटल को डालेंगे, जितना तरह का रिजर्व एंड सरप्लस होगा मेरे पास उसको हम लोग शेड्यूल 2 के अंदर में रखेंगे, जितने तरह का डिपॉजिट्स होगा उसको हम लोग 3 में रखेंगे, जो है 4 में क्या रहता है बोरोइंग्स, मतलब जितना हम बोरो करेंगे दूसरे से लोन लेंगे वो अलग से उसका शेड्यूल मेंटेन करेंगे। इससे क्या होता है ना कि अलग अलग जो शेड्यूल मेंटेन होता है ना, तो बैंक को बताने में या सरकार को यह जानने में काफी इजी हो जाता है कि एक्चुअल में बैंक के पास रिजर्व कितना है, कैपिटल कितना लगा है, बोरो वो कितना किया, और अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस होता है वो शेड्यूल 5 होता है, उसमें उसका कितना है। बैलेंस कैश इन हैंड विद RBI वाला जो है, RBI से कितना कैश बैंक लिया, क्योंकि बैंक के पास क्या होता है ना, या तो पब्लिक से पैसा आएगा, अगर बैंक के पास पैसा का कमी होता है तो वो किससे लेता है, RBI से, क्योंकि बोला जाता है कि बैंकों का जो बैंक है, बैंकों का बैंक वो RBI को ही बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1934 में किया गया था, याद कीजिएगा 1934 में। लेकिन उसको जो उसका जो एक्ट बना, उसको जो प्रोविजंस मिला, उसको जो पावर मिला काम करने का, वो 1935 से वो अपना काम करना स्टार्ट किया था। हम लोग को पता है कि बैंक की नोट करेंसी जो है छापता है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नहीं छापेगा तो क्या होगा, करेंसी अगर नहीं छापेगा तो सर नहीं छापेगा तो समझ रहे हैं, अगर कुछ काम ही नहीं होगा, बिना पैसा के कोई काम होता है, कुछ नहीं काम होगा। जो RBI का ही काम है कि देश के अंदर में इन्फ्लेशन को मेंटेन करना। इन्फ्लेशन समझ रहे हैं, इसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं महंगाई। महंगाई को घटाना और महंगाई को बढ़ाना ये RBI ही कर सकता है, RBI का गवर्नर ही कर सकता है। हमारे देश में खैर अलग बात है, जैसे सिलेंडर का दाम अगर 200 रुपया बढ़ा, जैसे बढ़ा तो आम पब्लिक किसको गाली देता है, प्रधानमंत्री। इस देश में सबसे ज्यादा गाली कोई सुनता होगा ना, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पब्लिक उसी को टारगेट करता है। अभी क्या बता रहे थे कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाना घटाना किसका काम होता है, RBI का। RBI का गवर्नर कौन है, उसका नाम केवल इसलिए याद करता है कि SSC के एग्जाम जब देंगे ना रेलवे का, कहीं पूछ देगा हु इज द गवर्नर ऑफ RBI, तो सही से टिक करेंगे तो 1 नंबर आ जाए। लेकिन उस गवर्नर का काम क्या है ये किसी को नहीं पता है। तो RBI कैसे जो है महंगाई को ये करता है, इसको समझ लीजिए। RBI कहता है सारे बैंकों को, जितना कमर्शियल बैंक होगा वो सब बात जो मानेगा वो किसका मानेगा, RBI। बोलता है कि सुनो, तुम लोगों को आम पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन नहीं देना है। तुम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा लोन दे दोगे तब क्या होगा कि आम पब्लिक मार्केट से डिमांड करने लगेगा, और जैसे ही डिमांड बढ़ता है वैसे ही क्या होगा, डिमांड बढ़ने से एक चीज अच्छा है कि सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई जब बढ़ेगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, रोजगार ज्यादा मिलेगा, जो लोगों को नौकरी ज्यादा मिलेगा। लेकिन हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो तो गजब है, ये कहता है हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड हायर द प्राइस, हायर द प्राइस हायर द डिमांड लोअर द प्राइस। वर्षी सर अब क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। आप खुद कह रहे हैं कि हायर द डिमांड, जहां डिमांड गुड्स का बढ़ा, हायर द प्राइस, प्राइस भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फिर आप बोल रहे हैं हायर द डिमांड लोअर द प्राइस,
कि आप फिर बोल रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगा तो अब प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक बार आप कह रहे हैं कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस घट जाएगा, और एक बार बोले डिमांड के बढ़ने से प्राइस घट जाएगा। सर सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए कि डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा। इकोनॉमिक्स एक सब बात बोलता है। इकोनॉमिक्स क्या बोला, हायर द डिमांड हायर द प्राइस, हायर द डिमांड लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड हायर द प्राइस। इकोनॉमिक्स A to Z अपने ही में सारा A to Z राम कहानी कह के खत्म हो जाता है। अब जो इकोनॉमिक्स का बच्चा है, जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो तो समझ जाता है कि इकोनॉमिक्स कहना क्या चाह रहा है। लेकिन जो बेचारा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, कॉमर्स नहीं पढ़ा, सोचिए उसके लिए वो दिन में वो आसमान में देखता होगा कि तारा है किधर, कि गिना जाए, काउंट किया जाए। क्यों होता है ऐसे? हम लोग मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास का बहुत कुछ इच्छा होता है। सबसे पहले इच्छा होता है आईफोन रखें, क्या सबका इच्छा होगा। दूसरा है कि यहाँ से अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट कभी जाए हम तो फ्लाइट से जाए, ज्यादा अच्छा है। तीसरा इच्छा होता है कि हम लोग के पास स्कूटी बाइक हो, कार रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्या। चौथा इच्छा होता है कि पर्स में कुछ पैसा हो कि कभी आराम से जाए तो कुछ रसगुल्ला जो कहीं पे रुक के अच्छा रेस्टोरेंट में खाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि मिडिल क्लास जो है, अब आईफोन महंगा है तो इसके लिए बहाना बना देते हैं, क्या सब फोन से तो बातें ना होता है, आईफोन से अच्छा तो ई वाला वीवो है सर का, 29,000 रुपए में इतना अच्छा फोटो खींचता है, इतना अच्छा वीडियो बनाता है। दिल को हम लोग क्या कहते हैं ना, तसल्ली मतलब समझा देते हैं कि देखो आईफोन तुम्हारे लिए क्या है, बेकार। अब उसी में कोई कह दिया ना, पता है आईफोन से आंख खराब होता है, आप तुरंत हाँ में हाँ मिला दीजिए कि हाँ पता है आईफोन इसलिए तो नहीं रखते आईफोन हम लोग। जबकि रियलिटी यही है कि भैया हमारा जो पॉकेट में लिक्विडिटी है यह अलाउ नहीं कर रहा है कि हम आईफोन खरीदें। दूसरा, एक बार क्या हुआ कि बाइक कंपनी क्या किया ना, जो है क्योंकि नया बाइक मार्केट में आने वाला था तो उसने अपने प्राइस को कम कर दिया, प्राइस को कम किया। हम क्या बताए थे, मिडिल क्लास का डिमांड सबसे ज्यादा यही सब चीज होता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे पास भी एक बाइक रहता है तो हम अपने फैमिली को बैठा के कहीं पर हम लोग घूमने जाते हैं। जैसे ही डिमांड कम हुआ ना, डिमांड कम बोले, जैसे प्राइस कम किया उसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि वो मिडिल क्लास के रेंज के अंदर आ गया और उन्होंने तुरंत जाके उस बाइक का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आए? लेकिन अगर रोलेक्स घड़ी का डिमांड जो है ज्यादा है, उसका प्राइस कम कर दीजिएगा ना, रोलेक्स घड़ी का प्राइस अगर आप कम कर दीजिएगा, 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में रोलेक्स घड़ी को आप बेचने लगेगा, यकीन मानिए उसका डिमांड कम हो जाएगा। इसलिए इसका डिमांड कम हो जाएगा कि जो पैसे वाले लोग हैं वो इसीलिए 2 लाख का घड़ी पहनना चाहते हैं, 4 लाख का घड़ी पहनना चाहते हैं, या रोलेक्स का जो प्राइस है वो 4 लाख से स्टार्ट है, 1.5 करोड़ तक है उसका। तो 1.5 करोड़ का ये 1 करोड़ का घड़ी 50 लाख का इसलिए पहनता है ताकि हम दूसरे से डिफरेंस दिखने। वो आईफोन इसलिए यूज करता है और कवर पीछे नहीं लगाता है ताकि वो पीछे सेब का फोटो देखे और सामने वाला समझ जाए कि हम कितना रईस है। एक मेरा मित्र है, बेचारा वीडियो देखेगा तो कहीं समझ जाएगा। हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो उस टाइम में जब पढ़ते पढ़ते जब बीच में ब्रेक हम लोग को मिलता था, इसी छाता चौक पे हम लोग जो है ना चाय पीने के लिए ढाबा, देखिएगा हम लोग रेस्टोरेंट बड़ा नहीं खोजते थे, अभी भी रेस्टोरेंट नहीं खोजते हैं। देखते हैं कि छोटा मोटा कहीं ढाबा दिखा तो 50 रुपये 70 रुपये आराम से भर पेट नाश्ता हम लोग कर लेते। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग सभी लोग चाय वाय पी रहे थे, तो एक मेरे दोस्त है, नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो बोले जो है कि मेरा नाम एक पता हुआ कि विक्की सर्विस हमको बोलता है, बोले कि विक्की जी एक जूता खरीदे। बोले कि अच्छा बात है सर जो है। फिर बोले जो है कि देखिए ना जूता जो ठीक है, बोले कि जूता, हाँ ठीक तो है जूता। फिर हम लोग बात करने लगे आपस में, तो देखिए ना जूता जो है ना ये वुडलैंड से लिए, हम समझ गए जो है। तो हम लोग क्या जो है अच्छा तो है, बोले 5,000 में दिया है। मतलब बेचारा जब तक प्राइस नहीं बताया तब तक जो हमको बताते रह गया जो है कितना का जूता है लेकिन वो 5,000 का जूता था। जो पैसे वाले लोग होते हैं बाबू जो हैं वो बोले ना कि डिफरेंट दिखना के लिए जो है वो महंगा गुड्स को यूज करते हैं, और उसका प्राइस जब आप कम करिएगा ना, जब आम पब्लिक उसको खरीदने लगेगा ऑटोमेटिक उस गुड्स को वो खरीदना क्या करेगा, छोड़ देगा। मुजफ्फरपुर के अंदर में, बिहार के अंदर में एक ऐसा स्कूल आप खोल दीजिए जिसका फीस 10,000 रुपया हो, आप देखिएगा उसमें भी भीड़ मिलेगा। इसलिए भीड़ मिलेगा, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई जो है सारे स्कूल में होता है,
इसलिए ताकि हमारा बच्चा जब उसमें पढ़ने के लिए जब जाएगा तो वहां पर यह होगा कि भाई देखिए कि वही उसका बेटा है जो इतना फीस देकर भी पढ़ रहा है। इसी भारत में 1.5 लाख रुपया फीस है, 1.5 लाख एक महीने का 1 लाख रुपया फीस है, वहां भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए सब जाता है ताकि हम पब्लिक से और पब्लिक से जो है डिफरेंट दिखे। तो क्या बता रहे थे, रोलेक्स का घड़ी का डिमांड अगर जैसे ही प्राइस कम कीजिएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, और मिडिल क्लास का जो गुड्स जो खरीदना चाहता है वो उसका प्राइस जैसे ही कम कर दीजिएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इकोनॉमिक्स बोलता है क्या कि हायर द प्राइस तो हायर द डिमांड। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो पैसे वाला उसका डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो और डिमांड करने लगेगा। लोअर द प्राइस तो लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस तो लोअर द डिमांड। तो इकोनॉमिक्स सारा बात बाबू बोलता है। अब आरबीआई कैसे करता है समझिए, दो वर्ड आता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सबसे ज्यादा एग्जाम में खूब पूछता है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। याद रखिएगा, रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है। एग्जाम में जब भी आएगा ना तो रेपो रेट का प्राइस हमेशा ज्यादा रहेगा, रेपो रिवर्स वाले का कम रहेगा। होता क्या है ये, जब कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, इन लोगों को जब पैसा का रिक्वायरमेंट जब होता है तो ये लोग बोलता है किसको, आरबीआई। आरबीआई से पैसा लेता है। आरबीआई क्या इनको इसको फ्री में पैसा देगा, आरबीआई जस्ट लाइक लोन देता है इन लोगों को और कहता है कि आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना हो। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, रेपो रेट। दूसरा, कई बार क्या होता है ना, जैसे हम कमर्शियल बैंक के मान लीजिए हम पंजाब नेशनल बैंक है और अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा में 3 दिन मान लीजिए बैंक बंद रहेगा, 3 दिन बैंक बंद रहेगा। तो अगर 3 दिन बैंक बंद है तो 3 दिन तो बैंक के पास पैसा पड़ा रहेगा। और कॉमर्स वाला होता है पक्का बनिया, पक्का बनिया समझ रहे हैं, कॉमर्स वाला पक्का बनिया होता है, वो चाहता भी नहीं कि 1 घंटा भी पैसा मेरे पास रहे। ये उसके दिमाग में चलते रहता है कि 1 घंटा के लिए वासी सर कि पैसा आप रख ना लीजिए। हम बोले रखने से सर आप रखिए ना, जो यूज करना हो कीजिएगा, 1 घंटा के बाद पूरा पैसा हमको 1% के साथ वापस कर दीजिएगा। भागता है कि नहीं, तो पैसे इसलिए हमको पकड़ा रहा है कि 1 घंटा के लिए हम पैसा यूज कर ले और 1 घंटा के बाद फिर कहीं से पैसा लेके तुम्हारा पूरा पैसा रिटर्न कर दे, साथ में 1% इंटरेस्ट भी। तो बैंक वाला कहता है क्या कि 3 दिन के लिए बंद है, 3 दिन के लिए हमको पैसा कुछ बैंक पर रखना नहीं है, करे तो करे क्या, तो वो जाता है वापस से आरबीआई के पास। आरबीआई के पास गया, गवर्नर का दरवाजा खटखटाया, बोला कि कौन, बोला पंजाब नेशनल बैंक। बोला क्या काम है, तो सर आइए तो पहले बाहर खिड़की तो खोलिए जो है, खिड़की खोला जो है। बोला कि सर सुबह सुबह छुट्टी था इसीलिए हम आपके पास आ गए, कुछ कॉफी भी पिलाइए। आरबीआई कहता है क्या कि तू कॉमर्स तो हम तुम्हारा जो है दादाजी, तू कॉमर्स, कॉफी में पैसा लगता है, पैसा मेरे पास उतना नहीं है, छापना है, सरकार को हिसाब भी देना है, वापस जाओ, कॉफी भी हमारे यहाँ नहीं मिले। लेकिन देखिए सर अगर आप गेट नहीं खोलिएगा तो मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है पूरा मार्केट में लोन के रूप में बांट देंगे, और एक बार मार्केट में बांट दिए तो सोचिए आम पब्लिक क्या करेगा। आम पब्लिक घर में पैसा नहीं रखता है, वो सीधा मार्केट पहुंचेगा, डिमांड करना स्टार्ट करेगा, और डिमांड किसी चीज का खूब ज्यादा जब होता है तो प्राइस क्या होता है उसका, बढ़ जाता है। और जैसे ही महंगाई बढ़ेगा, अगला इलेक्शन आ रहा है 25 में, पब्लिक क्या करेगा, वोट के रूप में तुमको जूता मारेगा जो है। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में वो अगर उसको कुछ क्षति हुआ तो सेंट्रल, हमको पता है कि आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लात मार के क्या करेगा, आरबीआई के पोस्ट से हटा देगा। बोला कि भाई गुस्सा काहे हो रहे हो, तो सुबह का टाइम इसलिए तुमको हम जो इस तरह बोल रहे थे, आओ कॉफी बन रहा है, अब उसको कॉफी भी पिलाएगा। अब कहेगा कि सुनिए ई मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसा को 3 दिन के लिए आप अपने यहाँ रख लीजिए। बोला कि ठीक है रख लेंगे, लेकिन क्या आप हमको जब देते हैं तो इंटरेस्ट लेते हैं, अब हम आपको दे रहे हैं तो हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो आरबीआई कहेगा कि बहुत ज्यादा होशियार है। हम समझ रहे थे कि बैंक का मतलब है बैंक कॉमर्स के अंदर में आता है, कॉमर्स वाला कभी बेवकूफ हो ही नहीं सकता है। कॉमर्स वाला चाहे तो पूरा दुनिया बेच दे, अगर हम लोग चाह लेते एलएस कॉलेज को बेच दे अपना दिखा के, चक्कर है ना, चक्कर मैदान, पूरा चक्कर मैदान को हम लोग बेच देते। अगर केवल पूरा चार्टेड अकाउंटेंट सोचिए, एक बार अगर ब्रेन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो आप किससे एडवाइस लेते हैं टैक्स बचाने का, सीए से ही ना। सारा सीए अगर एक तरफ हो गया
तो आपके कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए हैं ना, जब एक बार केवल एक मामूली सा जीएसटी आया तो बेचारा मीडिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि जीएसटी है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या, कैसे कैसे टैक्स लगेगा। कॉमर्स वाले लोग के पास जा रहा था, बार बार पूछ रहा था कि जीएसटी के बारे में कुछ समझाइए, क्या होता है नहीं होता। अभी भी मार्केट में कितना बिजनेसमैन है जिसको नहीं पता है कि जीएसटी ओपन कैसे करना है, कैसे खोलना है। और उनका वैट जो मिला हुआ था, वैट नंबर, उसी वैट पे देखिएगा अभी तक वो काम कर रहे हैं। तो बोला कि तुमसे हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। आरबीआई का गवर्नर कह रहा है कि सुनो, हम तुमसे जितना चार्ज कर रहे हैं उतना तुमको हम नहीं देंगे। बोला उससे कम दीजिएगा ना सर, आपको जो मर्जी आप हमको दे दीजिएगा। बोला कि ठीक है, उससे कम हम आपको देंगे। तो जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक होता है, आरबीआई के पास जब पैसा रख देता है कुछ दिनों के लिए, और कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से चार्ज करता है ना इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स 100 दिन सुनार की और 1 दिन लोहार की होता है। तो जब आरबीआई लोन दिया तो उसको क्या बोला, रेपो रेट। और जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे दिया तो रिवर्स रेपो रेट। बात इतना समझ में है। अब आया कि सर इसमें रिसेशन का कहां से सवाल, इसमें आप कह रहे थे कि महंगाई बढ़ा सकता है और महंगाई को घटा सकता है, ये कैसे जो है। अब सुनिए, आरबीआई क्या करता है ना, कुछ नियम बनाता है, कुछ लॉ बनाता है। एक बोला जो है एसएलआर, एक बोला सीआरआर। एसएलआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं, सीआरआर को जो है ये क्या है। आरबीआई क्या करता है ना, बंदिश लगा देता है बैंकों के ऊपर, बहुत सारा जो है लॉ, बहुत सारा प्रोविजंस डाल देता है कि चूंकि जितना बैंक है ना, सबको किसका बात मानना है, आरबीआई का बात मानना है। तो आरबीआई बोला कि सुनो, तुम्हारे पास जितना पैसा है ना उसका लगभग 18.5%, एसएलआर शायद 18.5% है, आप करंट में चेक कर लीजिए कितने हैं। तो बोला कि जितना पैसा है ना उसका 18.5% तुमको एसएलआर के रूप में जो है आरबीआई के पास जमा करना। पहला यही पे रोक दिया है, आरबीआई के पास जमा कीजिए या बैंक अपने पास रखे उसको जो है। फिर सीआरआर के रूप में बोलता है कुछ परसेंट आपको रख लेना होगा, जो कैश रिजर्व रेशियो। बोला क्यों रखिए हम, तो बोलता है क्या कि जो कैश रिजर्व रेशियो है ना, इसको कई बार सुनते हैं क्या कि पब्लिक क्या है कि हम आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, पब्लिक बैंक किया कहते हैं यहाँ पैसा नहीं है, पब्लिक अपना पैसा निकालने जाता है, आप उसको अपना ही पैसा नहीं देते हैं। तो एनी टाइम आपको इतना रुपया जो अपने पास रिजर्व करके रखना हो। इन फ्यूचर में तुम लिक्विडेट हो गया, तुम समाप्त हो गया, तुम इंसॉल्वेंट हो गया, तब हम कहाँ तुमको खोजने जाएंगे, कहाँ तुम्हारा ये करेंगे। तो कहता है कुछ पैसा तुम अपने पास रख ही रहो। ये तो हो गया कि 100% है, तो 100% में से 20% क्या करता है कि आरबीआई इसको होल्ड कर दिया, होल्ड कर दिया पैसा, पब्लिक के बीच में पैसा जाने नहीं देगा। अब क्या करेगा ना कि जब आरबीआई जो लोन देगा ना कमर्शियल बैंक को, तो वो रेपो रेट को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट का रेट को बढ़ा देगा। कैसे महंगाई कंट्रोल कर दिया, देखिए आरबीआई रेट बढ़ा दिया, कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिला। कमर्शियल बैंक को जो महंगा लोन मिलेगा, अगर मान लीजिए कमर्शियल बैंक को 5% पे मिला लोन, तो वो जो देगा सामने वाले को 10% 12% पे देगा जो है। तो जब कमर्शियल बैंक, जो पंजाब नेशनल बैंक है चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक को अगर महंगा लोन देगा, लोन इंटरेस्ट पे, तो पब्लिक लेना चाहेगा। पब्लिक सोचेगा क्या कि जब इंटरेस्ट कमेगा, रेट कमेगा तब लेंगे, अभी घर नहीं बनवाना है क्योंकि अभी महंगा रेट क्या है, अभी इंटरेस्ट लोन का ज्यादा है। पब्लिक ऑटोमेटिक क्या करेगा जो है लोन को कम लेगा, और जब लोन कम लेगा तब मार्केट में कैश का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब मार्केट में कैश का फ्लो, मतलब पॉकेट में जब कैश का फ्लो कमता है ना, तो हम लोग जब जाते हैं दुकान पे पूछते हैं रसगुल्ला कैसे है या चिकन कैसे है, तो बोलता है कि चिकन 240 रुपये kg। तो हम बोलते हैं कि 220 रुपये देना है, इसलिए बोल रहे हैं ना, बार्गेनिंग कर रहे हैं कि पॉकेट में पैसा क्या है, कम है। फिर बोलते हैं क्या कि एक काम कीजिए, आधा kg तौल दीजिए, हाफ kg। हम इसलिए बोल रहे हैं ना बाबू कि हमको पता है कि पैसा को पूरा महीना भर अभी चलाना है, लेकिन अगर पॉकेट में 1 लाख रुपया आ गया ना, तो आधा kg चिकन नहीं होगा, भले एक ही आदमी खाने वाला हो, 1 kg सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, तोलवा लेते हैं। और रेट भी नहीं पूछते हैं, निकाले 500 का नोट उसको थमाए, वो जितना काटना हुआ काट लिया। इससे क्या होता है कि प्राइस क्या करता है, वो बढ़ा देता है। देखा कोई बार्गेनिंग नहीं, आराम से खूब डिमांड हो रहा है, जिसे डिमांड होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स कहता है ना, हायर द डिमांड हायर द प्राइस। तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई के ऑफिस में बैठ के रेपो रेट के माध्यम से वो रिसेशन को, वो महंगाई को कंट्रोल कर लेता है। इतना बात समझ में आया। तो जो भी बैंक है ना, उसको 2 अकाउंट तो एकदम प्रिपेयर करना होगा, एक पीएल अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। पीएल अकाउंट में ही पता चलता है कि एक्यूरेट में एक बैंक जो होगा उस साल में कितना नेट प्रॉफिट कमा रहा है, और दूसरा यह देखा जाता है वो जिस रेशियो में प्रॉफिट कमा रहा है उसी रेशियो में उसका एसेट्स लायबिलिटीज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर सोचिए ना, अगर हम 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं
और मेरे पास खूब लैंड पे लैंड, बिल्डिंग पे बिल्डिंग अगर बनते जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ब्लैक पैसा से हम कुछ काम कर रहे हैं, ब्लैक पैसा से ही कर रहे हैं, क्योंकि इनकम मेरा कितना है? 20,000 रुपया है। अगर यही किसी का सपोज कीजिए जो है 5 लाख रुपया अगर महीना वो कमा रहा है, तो जोड़ेंगे ना, साल का कितना हुआ? 12 पचे 60 लाख रुपया एक साल का 60 लाख रुपया, तो 5 साल का कितना हुआ? 3 करोड़ रुपया। एक साल 5 साल का 3 करोड़ रुपया। अगर 3 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ का उसके पास अगर लैंड दिख गया, तो इसका मतलब समझ रहे हैं? सीधा सीधा आपको अब यह बताना पड़ेगा कि जब पूरे 5 साल में 1 रुपया भी खर्च नहीं किए, तब भी 3 करोड़ रुपया हो रहा है, तभी 5 करोड़ का लैंड आपके पास कहां से आ गया? इसका मतलब है कि इलीगल तरीके से कोई ना कोई काम आप कर रहे हैं। तो पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट बैंक को पता चल जाता है, और बैलेंस शीट से उसका समरी लायबिलिटीज का और एसेट्स का। पीएल अकाउंट हम लोग बनाते कैसे हैं? अंडा भी चिपकता है इसमें। जैसे देखिए याद है यहाँ तक, जब लोग बैंक का पीएल अकाउंट बनाएंगे, इसमें सबसे पहले कॉलम देख लेंगे पार्टिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर। इस बार एक ही है, तो एक बार सीधा क्या हो जाएगा? अमाउंट। इसको बोलेंगे पार्टिकुलर, इसमें शेड्यूल नंबर, और इसमें सबसे पहला होता है बाबू इनकम, और इनकम के अंदर में आता है इंटरेस्ट अर्न। इसका होता है शेड्यूल 13, और अमाउंट यहाँ पे। इंटरेस्ट अर्न का मतलब होता है कि बैंक है वो सबको लोन देता है पब्लिक, और जब लोन देता है वो, तो वो बदले में उससे क्या करता है? इंटरेस्ट लेता है। अब पिछले क्वार्टर में 2020 का बात बता रही है, 21 का, और 21 को पंजाब नेशनल बैंक को एक क्वार्टर समझते हैं 3 महीना में उसको 1500 करोड़ रुपया का इंटरेस्ट मिला। उसको जो बेनिफिट हुआ था 1500 करोड़। अभी तक आप लोग के माइंड में लाख चल रहा होगा। हम लोग जो सोचते भी है ना, हम लोग जो सपना में भी आता है ना, ऐसे आता है सपना में, सोए में है कहीं पे 2 लाख रुपया मिल गया, 1 लाख रुपया मिल गया, या 500 रुपया का नोट मिल गया। मतलब सपना में हम लोग करोड़ रुपया के हिसाब से नहीं आता है, लेकिन जो बैंक में सोता होगा ना, इसके दिमाग में चलता होगा कि 20 को ट्रक पैसा से भर के मेरे यहाँ आ रहा है। देखिए सपना भी हम लोग का अलग अलग है। आप लोग को कभी देखे हैं सपना 500 करोड़ का, 4000 करोड़ का? नहीं आता। हम लोग कॉमर्स वाले तभी सपना में नहीं आता है। यहाँ देखिए, साइंस वाला को तो सपना में खाली रॉकेट ही सब आता होगा, उसमें तो पैसा देखता भी नहीं होगा। दूसरा अदर इनकम, मतलब अगर बैंक को इंटरेस्ट के रूप में पैसा आएगा तो शेड्यूल 13 में, और बाकी बैंक क्या करता है, कहीं कहीं इन पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्ट किया, वहां से भी पैसा वो अर्न किया, तो उसको बोलेंगे अदर इनकम। इस दोनों इनकम को हम लोग बैंक का क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। उसके बाद बैंक का एक्सपेंडिचर देखेंगे। एक्सपेंडिचर, बैंक का कुछ खर्चा भी होगा। बैंक में कोई खर्चा भी होता है क्या? क्या था आप लोग कहानी बताए थे? बैंक में सबसे पहले जाइएगा ना, तो चारों तरफ देखिएगा उसका एम्प्लॉई दिखिएगा। बैंक का कोई अपना लैंड थोड़ी होता है, रेंट के बिल्डिंग पे रहता है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा एसी लगा हुआ है अगर, और एम्प्लॉय भी क्या करता है, ठंडा रहे गर्मी रहे एसी चालू करके रखेगा, अपना क्या जाना है। दूसरा, बैंक बेचारा अपना खर्चा बचाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, बड़ा खतरनाक वर्ड है सिंगल विंडो सिस्टम। इस सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में कहानी बताए थे कि पहले 3 एम्प्लॉय होता था, 3 काउंटर, पैसा जमा करने वाला अलग, पैसा निकालने वाला अलग, 50,000 से ऊपर वाला जो है चेक वाला वो अलग। अब क्या करने बोला, एक काउंटर पे सब होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमको याद है, एक बार यूनिवर्सिटी कैंपस में वहाँ जब अंदर घुसे ना, वहाँ गलती से गए थे अकाउंटें खुलवाने के लिए, तो लाइन ऐसे लगा हुआ था और बाहर तक था। हमको लगा शायद बैंक नहीं खुला है, तो बगल में आइसक्रीम वाला था, हम और मेरे दोस्त था, जो हम लोग क्या किया आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन खुलेगा तो सब लोग अपने अंदर घुसेगा ना। आधा घंटा तक खड़े खड़े आइसक्रीम खत्म हो गया, फिर देखिए कि सब या क्या बात है, बैंक इतना टाइम हो गया, लगभग 11:30 हो गया था। जब वहां गए तो देखिए ताला खुला हुआ है, ये सब जो है पूरा लाइन से पूरा बाहर है। अंदर जब गए उसमें जो है तो देख रहे हैं क्या कि बहुत लोग बेचारा चेयर पे जो है बैठा हुआ था। तो हम बोले कि क्या मतलब इतना भीड़ जो है, उसमें कुछ फॉर्म भरा रहा होगा जो है कोई चीज का जो है।
तो बोला कि सर यहीं पे पैसा जमा भी होगा, यहीं पे पैसा निकलेगा भी। और अभी लाइन में लगेंगे तो 4 दिन के बाद नंबर आएगा। कुछ अच्छा चलते यहाँ से फिर गए ऑनलाइन जाके किए। पहले इस तरह बैंक में सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब ही ऐसे। ये तो और बात है कि बाबू फोन पे कर दिया है, गूगल पे कर दिया है, बहुत कुछ आपको जो है मोबाइल पे कर दिया है कि लोग ट्रांजेक्शन करने के लिए वहाँ नहीं जाता है, तो भीड़ थोड़ा सा कम आ। एक्सपेंडिचर में क्या क्या देखेंगे हम लोग? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इसको बोलते हैं। जैसे बैंक लोन देता है तो इंटरेस्ट आता है, उसी तरह बैंक जब लोन लेता है, आप लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, तो बेचारा बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ये है शेड्यूल 15। उसके बाद होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा मेरा भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता होगा क्या? इस संस्था का वार्षिक कॉमर्स क्लास का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता होगा? हाँ सर, ऑपरेट जो कर रहे हैं ये बिना रेंट दिए हुए, बिना एम्प्लॉय के सैलरी दिए हुए, बिना बिजली वाला को जो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किए हुए, बिना टीचर्स को सैलरी दिए हुए, कॉफी बिना पिए हुए, न्यूज़पेपर वाला को पैसा दिए हुए, मैगजीन पेपर, समझ रहे हैं? ये सब क्या है? इसको ऑपरेट करने में खर्चा है, बिना इसके आपका संस्थान ऑपरेट नहीं सकता। उसी तरह बैंक वाला अगर है, क्या उसको रेंट देना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है। एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा, वर्कर को लेबर भी देना पड़ेगा, जो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वाले को देना पड़ेगा, कॉफी चाय नाश्ता, पता नहीं बैंक में क्या क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक सब आता है उसमें। तो ये सब क्या है? उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है? ऑडिट फी भी जो होता है ना, ऑडिटर को जो पेमेंट किया जाता है वो भी उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बैंक के पास बिल देखे हैं, बैंक का बिल, ये पैसा जमा करने वाला रसीद देखे, पैसा जमा करने वाला कुछ छपता है बाबा, उसको हम लोग प्रिंटिंग बोलते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड, ये भी उसका क्या है? एक्सपेंस है। अगर वो नहीं रहेगा तो बैंक ठीक से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वो सब क्या है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसका शेड्यूल कितना होता है? 16। और एक लास्ट होता है प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज। इसका कोई शेड्यूल नहीं होता है और हम लोग क्या करते हैं, इसको भी टोटल कर देते हैं। इसमें प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज में ज्यादातर आपको बैड डेट दिखेगा, इनकम टैक्स दिखेगा आपको, ये दोनों आपको मैक्सिमम टाइम इसमें आएगा, बैड डेट्स और इनकम टैक्स। अब ये बैंक का हमको एक्सपेंस पता चल गया, बैंक का इनकम भी पता चल गया। इनकम में से एक्सपेंस को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो थर्ड नंबर पे जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, यही नेट प्रॉफिट निकलेगा। यहीं से पता चलता है कि एक्चुअल में बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ। और एक और ठीक इसके नीचे होता है प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। अगर पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं तो टोटल। फोर्थ नंबर पे याद रखिएगा एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के अंदर में क्या है? सबसे पहला होता है ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्या होता है देखिए, जितना भी बैंक है ना उसको अपने प्रॉफिट का 25% किसके पास? आरबीआई के पास रखना होगा। प्रॉफिट का 25%। देखिए आरबीआई कितना आसानी से उसके पूरा 100% प्रॉफिट को रोक लिया, बोल दिया कि पहले 25% क्या करो, ट्रांसफर कर दो, होल्ड कर दो, जो है 25%। किस प्रॉफिट का? करेंट ईयर का प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का तो ऑलरेडी वो कर चुका होगा। सेकेंड होते हैं ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। बैंक बहुत बार क्या करता है, कुछ और रिजर्व के लिए भी पैसा रख लेता है, फ्यूचर में काम आएगा। थर्ड नंबर ट्रांसफर टू गवर्नमेंट प्रपोज्ड डिविडेंड। और सबसे लास्ट होता है बाबू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस। जो पैसा बचेगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर वो टोटल हो गया। ठीक है, मेन समझना है यही 13, 14, 15 और 16। बाकी ये सब ऑटोमेटिक आपका। यहाँ पर हम लोग करेंगे वर्किंग शेड्यूल 13। जो बच्चे नहीं आए थे अच्छे से देखिएगा, 14, 15 और 16 बन गया लोगों का। क्या जी दिवा है? डिविडेंड कितना रुपया डिविडेंड? 25 पैसा है। अच्छा, तो वो क्या करो ना, जो पार्टनरशिप जो बनाना ना
जो इंसॉल्वेंट होगा तो देख लो कि कितना का लायबिलिटी उसके ऊपर है और कितना पैसा उस अकाउंट में। पीछे क्वेश्चन में था ना 13,000 में से 5,000 माइनस से तो कितना बचा था? 8,000 7,000 डिफरेंस था ना। तो इस 7,000 का कितना परसेंट बोल रहे हैं? 25 पैसा। तो 7,000 ऐसे निकालते हैं, 7,000 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना पैसा आएगा मान लो कि 3,000 रुपया आया या 2,000 रुपया आया, इस 2,000 को बाई साइड लिखना, बाई कैश कर। क्लियर है? किसके अकाउंट में डाल देना? हाँ, जो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके अकाउंट में। जैसे अगर पापा तुमको पैसा दे कि वाटसन सर को लेके पेज दे दीजिए, तो किसके अकाउंट में मैसेज आना चाहिए? मेरे अकाउंट में मैसेज आना चाहिए, बुआ योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। लड़का मैं बोलता हूँ शेयर होता है, पैसा घर से उठाएगा और मैसेज उसके अकाउंट में आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मेरे अकाउंट में तो ना डेबिट का मैसेज आया ना क्रेडिट का। अब यहाँ देखिए 13 में हम लोग को क्या क्या दिए हुआ है? एक इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, जितना इंटरेस्ट से पैसा आएगा वो 13 में और जितना इंटरेस्ट से पैसा जाएगा वो 15 में, ठीक है ना। बाकी अदर से कुछ भी से पैसा आएगा तो 14 में। अब बाकी इसमें समझ रहे हैं, 16 तो देख के ही लग जाता है कि ये सब 16 में जाने वाला है। तो 13 में है क्या क्या? इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन है 13, 2 लाख कितना? 2,25,000। उसके बाद हम तो जल्दी बना देते हैं। और उसके बाद है 1,71,000 है माइनस करके, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को माइनस करके 171 आएगा। उसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन कैश पेड है 1,05,000 का। उसके बाद बाबू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है 95,000 का। इस सब को क्या कर लेना है हम लोग को? ऐड कर लेना है। तो 5,96,000 है। शेड्यूल 14 में आपको एक कमीशन अर्न है 46,500 और एक लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका 34,000 का। लॉस को क्या बताए थे? माइनस करने के लिए, तो माइनस करके आपका आ जाएगा 12,500। शेड्यूल 15 में हम लोग देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है 1,55,000 और दूसरा है सेविंग वाला 75,000। कितना हो जाएगा? 2,30,000। 2,30,000। कोई डाउट? और बाकी सारा एक्सपेंस कहाँ? सब 16 में जाएगा। तो 16 में क्या क्या दिया हुआ है? एक पेमेंट टू एम्प्लॉय का है 82,000। उसके बाद आपको पेंटिंग है 4,500। उसके बाद है 5,000 ऑडिटर का फी है, फिर डायरेक्टर का फी है 25। अब नहीं ना है, टोटल हो गया 94,000। इस तरह कर लेना है। अब यहाँ देखिए कैसे इसको पुट करेंगे। 13 में आया 5,96,000, 14 में आया 12,500, दोनों को प्लस करके 6,08,500। शुरू 15 में 2,30,000, 16 में 94,000 और प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज निकाल के बताए आप लोग को कितना आया था? 1,80,000। तो वो वाला डाल देना है 1,00,000, तीनों को प्लस करके 4,27,000। क्लियर है? बैंक के पास टोटल पैसा आया 6,08,500, खर्चा हो गया उसका 4,27,000। इस इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। माइनस करके बताइए कितना आएगा प्रॉफिट? 1,81,500। यही आ गया। पिछले साल के क्वेश्चन का कोई प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, इसको प्लस कर देंगे तो ये जाएगा 1,81,500। क्लियर यहाँ तक? ट्रांसफर टू एसआर में कितना परसेंट बोले हैं? 25%। तो इसका करंट ईयर का 1,81,500 का 25% कितना आएगा? 45,375। यही है। इस हमारे क्वेश्चन में अदर रिजर्व नहीं दिया हुआ है, गवर्नमेंट प्रोपोज डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। अब बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कैसे आएगा देखिए। इस वाला जो टोटल है ना, इस टोटल में से इसको और इसको, इस तीनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1,36,125। ये बैलेंस शीट में आके ट्रांसफर हो गया। अब इस सब को प्लस करके क्या करना है? लिख देना है। ये कितना आएगा? 1,81,500। इसके इक्विवेलेंट में ये भी आपका आ जाएगा। तो इस तरह आपका पीएल अकाउंट तैयार हो जाएगा।
तो पीएल अकाउंट में आपको एकदम इजी होता है, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए और किस शेड्यूल में कौन जाएगा। कई बार एग्जाम में क्या होता है ना कि मेन पकड़ना है कि बैंक के पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर ये पकड़ लिए ना, जैसे सपोज कीजिए शेड्यूल डालना था आपको 13 में और आपने डाल दिया 14 में, अगर 13 की जगह पे 14 में डाल दिए तो हमको दोनों को तो ऐड ही करना है ना, दोनों को ऐड करके इनकम टोटल तो नहीं आएगा, गलत होगा नहीं ना होगा। लेकिन गलत कहाँ होगा, 13 की जगह पर 15 में डाल दीजिएगा तब गलत हो जाएगा। तो पकड़ लीजिए बस कि पैसा बैंक के पास आ रहा है या जा रहा है। आएगा तो 13 या 14, इंटरेस्ट से आएगा तो 13 और इंटरेस्ट जाएगा तो 15। बात समझ में आया। बैंक के पास जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बैंक के लिए तो इनकम है ना, बैंक के लिए तो इनकम हो गया, तो कहाँ डालना है 14। इनकम देख लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए, इनकम में से हाँ नहीं वो आपको इसमें डाल दिया गया है कि आप जो देखे होंगे इलस्ट्रेशन उसमें जो है या क्वेश्चन के अंदर में जो है आप इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को शेड्यूल 14 में ही डालेंगे, ठीक है। 13 में भी डालिएगा तो हम क्या समझा रहे हैं कि आंसर पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, लेकिन आप शेड्यूल 14 में ही डाल के बनाएंगे। क्लियर है मेरी बात। बैंक रेंट पेड भी कर सकता है और बैंक रेंट रिसीव भी कर सकता है। अगर बैंक रेंट रिसीव करेगा तो बैंक के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। वो कहाँ जाएगा, 13 या 14 14 इंटरेस्ट नहीं ना है। कई बार क्या लिखाता है ना, रेंट लिख देगा और ब्रैकेट में लिख देगा CR या ब्रैकेट में लिख देगा DR, कहीं लिखा ही नहीं कि रेंट पेड कर रहा है या रेंट रिसीव कर रहा है। तो बाबू अगर रेंट में CR लग गया ना इसका मतलब रेंट रिसीव है, और अगर रेंट में DR लग गया इसका मतलब रेंट पेड है। अगर रेंट रिसीव होगा तो शेड्यूल 14 और अगर रेंट पेड होगा तो शेड्यूल 16। क्लियर। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसी प्रॉफिट का 25% कहाँ ट्रांसफर कर देना है, SR में। अदर रिजर्व दिया होगा तो लिखेंगे, गवर्नमेंट प्रपोज्ड डिविडेंड दिया होगा तो लिखेंगे। बाद में इस टोटल में से इस तीनों को माइनस करके जो आएगा वो बैलेंस ट्रांसफर को कर देंगे बैलेंस शीट में, शेड्यूल 2 में ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आया। तो बस पीएल अकाउंट आपका यही। और इस बार जो क्वेश्चन पूछा था बोला था क्या कि आप स्पेसिमेन मतलब फॉर्मेट दोनों का लिखिए, पीएल अकाउंट का और बैलेंस शीट का, और एज्यूम करके कि शेड्यूल 13 में कितना गया, 14 में कितना गया, अमाउंट खुद से उसमें फिलअप कर दीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया था आपको। अगर याद, जिसको याद होगा दोनों फॉर्मेट लिख लिया होगा और अपने हिसाब से क्या किया होगा, अमाउंट को पुट कर दिया तो हो गया। इसको फोटो ले लीजिए। अच्छा आपको समझ में आया।